नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं देशहित। बुलडोजर बाबा के राज में यूपी में माफियाओं पर नकेल लगातार कसती जा रही है। डॉन और डॉन के गुर्गे उत्तर प्रदेश में खुद दहशत में रहते हैं। प्रयागराज में कभी अतीक अहमद की दहशत थी, वो भी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन अब यहां लाल आतंक अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। लाल आतंक के झंडा बरदार नक्सली भूल गए हैं कि यह बुलडोजर बाबा का शहर है। यहां अर्बन नक्सल की जड़ें मजबूत करना तो दूर, सोचना भी उन्हें मिट्टी में मिला देने के लिए काफी है। जांच एजेंसी ने उत्तर प्रदेश में नक्सलवाद की जड़ें जमाने वालों को लेकर बड़ा खुलासा किया है और अब योगी की आंखें भी इस साजिश को लेकर लाल है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर नकेल कसने के बाद अब बुलडोजर बाबा का नया टारगेट सेट करने का वक्त आ गया है। डॉन और उनके गुर्गों की माफियागिरी निकालने के लिए निकलने वाले बुलडोजरों को भी जल्द ही नया टारगेट मिल सकता है। प्रयागराज में अतीक अहमद का आतंक खत्म होने के बाद अब नक्सली अपनी जड़ें मजबूत करने की फिराक में हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर लाल सलाम ने दस्तक दी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नक्सली मुहिम के बारे में जांच एजेंसी को बहुत बड़ा इनपुट मिला है। जांच एजेंसी की छापेमारी में हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं, जिससे खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सन्न रह गए हैं। हैरान कर देने वाले खुलासे के मुताबिक प्रयागराज में नक्सली अर्बन नक्सलवाद की साजिश रच रहे हैं। ये खुलासा तब हुआ जब एनआईए ने जौनपुर निवासी दंपत्ति को भोपाल में गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ में एनआईए को पता चला कि सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली के रास्ते नक्सली यूपी के अलग अलग शहरों में पहुंच चुके हैं। यही नहीं, नक्सलियों की नजर उत्तर प्रदेश के चंदौली, सोनभद्र और मिर्जापुर के जंगलों से होते हुए यहाँ के कई और शहरों तक पहुँच गई है। जबकि जांच एजेंसी की बलिया, वाराणसी में हुई छापेमारी के बाद अब प्रयागराज और महाराजगंज में भी छापेमारी से चौंका देने वाले संकेत मिले हैं। एनआईए ने महाराजगंज और प्रयागराज में हाल ही के दिनों में छापा मारकर कई संगठन के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया है। सूत्रों के मुताबिक इस बार अर्बन नक्सलवाद को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है, इसलिए नक्सलियों ने अपना प्लान भी बदल लिया है। नक्सलियों के टारगेट पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के बीच इनके नेता यहाँ लोगों को नक्सलवाद से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ इनके निशाने पर गरीब और जरूरतमंद लोग हैं, जिन्हें भड़काना आसान हो सकता है। यानी ये साजिश बहुत गहरी है। कार्रवाई चल रही है। प्रयागराज, बलिया इत्यादि में जो रेड हुई थी वो इसी की एक कड़ी थी तथा उत्तर प्रदेश में नक्सली अपनी जड़ें जमाने में सफल नहीं हो पाए। नक्सलियों का लाल झंडा बुलंद करने की साजिश के लिए स्टूडेंट यूनियंस के जरिए भी अर्बन नक्सल बढ़ाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इन साजिशों को रचने वालों को याद रखना चाहिए कि योगी राज में असामाजिक तत्वों के लिए एक ही पैगाम है। यानी योगी राज में माफिया मिट्टी में मिले हैं। बुलेट से लेकर बुलडोजर ने इनका नामो निशान तक मिटा दिया है। उत्तर प्रदेश में पैर पसारने की कोशिश करने वालों को योगी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह के टारगेट को भी याद रखना चाहिए। उन्होंने हाल ही में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में नक्सलवाद खत्म करने का टारगेट सेट किया है। हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। गृह मंत्रालय के मुताबिक 2004 से 2014 तक 16,463 घटनाएं घटी थी। 2014 से 2024 तक नक्सलवाद की ये घटनाएं घटकर 7,744 रह गईं। यानी इन घटनाओं में 53% की कमी आई है। योगी का प्रशासन भी अब पूरी तरह से चौकन्ना है।
वह तो मोदी जी पिछले 10 वर्ष के अंदर जो उन्होंने कार्य किए हैं उसके कारण आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद को नियंत्रित किया जा सका है। जाहिर है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी हाल में यूपी को नक्सलवाद का गढ़ नहीं बनने देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहां आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में नक्सल फंडिंग के मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको यह भी बता देते हैं कि इस वक्त देश में नक्सलवाद से मुक्ति पाने वाले राज्य कौन कौन से हैं। बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और एक जिला छोड़कर महाराष्ट्र भी, जहां नक्सल समस्या खत्म हो चुकी है। और आज हम आपको भीड़ तंत्र के ऐसे इंसाफ की 2 तस्वीरें दिखाते हैं जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देंगी कि क्या हम ऐसा तंत्र चाहते हैं जहां भीड़ इंसाफ करे और कानून का शिकंजा बाद में कसे। दरअसल चरखी दादरी से लेकर महाराष्ट्र के इगतपुरी तक केवल शक के आधार पर ही एक मजदूर को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि चलती ट्रेन में एक बुजुर्ग को भीड़ ने मारना पीटना शुरू कर दिया। क्या देश में अब ऐसा भीड़ तंत्र चलेगा? सवाल गंभीर है। तो ये 2 अहम तस्वीरें हैं जिनको आपको देखना चाहिए, और ये दोनों तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक चलती ट्रेन में महाराष्ट्र में नासिक की घटना, जहां पर एक बुजुर्ग को इसलिए पीट दिया गया क्योंकि लोगों को शक हो गया था, ट्रेन में मौजूद कुछ युवकों को शक हो गया था कि उसके पास बीफ हो सकता है, उसको बुरी तरह मारा गया। और दूसरी तरफ आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो है चरखी दादरी की। और इसीलिए आज देश हित में एक बेहद गंभीर सवाल, क्या लोकतंत्र में कानून के बजाय भीड़ तंत्र न्याय करेगा? क्या भीड़ हाथों में हथियार थामे शक की बुनियाद पर ही लोगों को सड़कों पर ही पीटने लगेगी, यहां तक कि किसी की जान भी ले लेगी? एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान क्या यह होना चाहिए कि कैसे ऐसी घटना को रोका जा सकता है? क्या एक चलती ट्रेन में बुजुर्ग को बेरहमी से शक के आधार पर ही पीटना शुरू कर दिया जाएगा? क्या कानून है इस देश में? यही सवाल है जिस पर गंभीरता से सोचने का वक्त आ गया है। इन युवकों को बेरहमी से पीटा जा रहा है। दाईं ओर खड़े युवक को भीड़ ने घेर लिया है, उसके मुंह पर तमाचे जड़े जा रहे हैं, इसकी कमीज तक फाड़ दी गई है, तो जमीन पर जख्मी बैठे शख्स को डंडों से पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया गया है। 1, 2, 3, 4 न जाने कितनी ही बार इस मजदूर को पीटा गया, जिसकी कोई ठीक से गिनती भी नहीं की जा सकती। सवाल है, इस लिंचिंग वाली सोच का इलाज क्या है? इस बेकाबू भीड़ तंत्र पर किसका काबू है? क्या बिना सोचे समझे भीड़ तंत्र जान लेने पर उतारू हो जाएगा? आज एक मजदूर की इसी तरह पीट पीट कर हत्या हो गई है। कूड़ा उठाने वाले मजदूरों पर आरोप था कि ये लोग बीफ खा रहे थे, जिसके बाद इन्हें बेरहमी से तब तक पीटा गया जब तक इनके शरीर बेसुध न हो जाएं। गोरक्षा के नाम पर हुई दर्दनाक घटना के बाद सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान आया। आप इस बयान को सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री ऐसी घटना के बाद कह रहे हैं कि ये घटना कैसे रोक सकते हैं। ऐसी घटना रोकना तो मुश्किल है। गांव के लोग हैं, इनको कौन रोकता है? फिर उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि वो इस प्रकार के संसाधनों के अंदर संलिप्त ना हो, उससे बचना चाहिए। सवाल है कि क्या ऐसी घटनाओं पर लगाम नहीं लगाई जा सकती? हालांकि अपने बयान के आखिर में उन्हें एहसास होता है कि कुछ तो गलत हुआ है। ऐसा आप नो लिंचिंग का बात, ये इस प्रकार की बातें ठीक नहीं है। हमने क्योंकि गौ माता के संरक्षण के लिए विधानसभा के अंदर भी कड़ा कानून बनाया है। वैसे पुलिस ने इस घटना के आरोपियों को पकड़ा भी है। पुलिस इसमें तत्परता से कार्रवाई कर रही है और कुछ ही घंटों में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और अभी वो हमारे पुलिस रिमांड पर हैं, जिनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। बात यहीं खत्म नहीं होती।
क्योंकि अब राजनीति शुरू हो गई है। यह हाल फिलहाल की अकेली घटना नहीं है जब इस तरह से भीड़ तंत्र हावी हो गया हो। हरियाणा से 1200 किलोमीटर दूर इगतपुरी में भी 80 साल के एक बुजुर्ग को इसलिए पीटा गया क्योंकि भीड़ को शक हुआ कि ये बेहद कमजोर सा दिख रहा बुजुर्ग बीफ लेकर ट्रेन में सफर कर रहा है। सवाल तो ये भी है कि अगर ऐसे ही भीड़ तंत्र के झंडा बरदार कानून को हाथ में लेंगे तो देश में अराजकता कैसे थमेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या किसी मुस्लिम लड़की का हिंदू धर्म वाले से दोस्ती करना गुनाह है? आपका जवाब होगा कि नहीं। लेकिन मुरादाबाद में कुछ मुस्लिम युवकों ने एक मुस्लिम युवती से सिर्फ इसलिए बदसलूकी की क्योंकि मुस्लिम युवती ने एक हिंदू लड़के से बीच सड़क पर बात की थी। यह देखकर मुस्लिम युवक भड़क गए और सरेआम मुस्लिम युवती की बेइज्जती की। बुरके में थाने के बाहर खड़ी इस युवती की आंखों में दहशत है। एक घटना ने इस मुस्लिम बेटी को अंदर तक झकझोर दिया है। इस युवती को अपने ही धर्म के लोगों की बदसलूकी का सामना करना पड़ा। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने बीच सड़क पर हिंदू धर्म के लड़के से बात की थी। हिंदू लड़के से बात करना इस मुस्लिम युवती के लिए गुनाह बन गया। मैं आ रही थी रास्ते में, मेरे दोस्त ने अपनी मम्मी के बारे में, रिपोर्ट के बारे में पूछना चाहा, तो जब मैंने बता दिया उसे, फिर हमारी ये बात हुई कि हम बाद में बात कर लेंगे। इतनी देर में सिद्धार्थ अपने घर गए। उसके बाद उन्होंने मुझे रोका, मुझसे कहा कि ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी, मुसलमान के लड़के कम पड़ गए हैं जो हिंदू लड़कों से बात करती फिर रही हो, तुम बहुत बदतमीज लड़की हो। दरअसल पीड़ित लड़की शाम को ड्यूटी से लौट रही थी, तभी कुछ स्थानीय मुस्लिम युवकों ने उसे घेर लिया। मुस्लिम युवकों ने सरेआम युवती से न सिर्फ अपशब्द कहे बल्कि बदतमीजी भी की और मर्यादा की सीमा लांघ दी। वो बहुत मेरे साथ बदतमीजी करते, मुझे मार सकते, क्योंकि जो लड़का मुझसे बदतमीजी कर रहा था उसका हाथ उठ रहा था बार बार मुझे मारने के लिए। नाम क्या क्या है उनके नाम नहीं पता, लेकिन उनके नाम नहीं पता मुझे, लेकिन वो जो बराबर में लोग खड़े थे ना, तो नाजिम और क्या कहते हैं वसीम नाम से पुकार रहे थे। चेहरे से पहचानती हैं आप? चेहरे से पहचानते हैं। मोहल्ले के ही हैं? जी मोहल्ले के ही। पीड़ित लड़की अभी भी घबराई हुई है। युवती का दावा है कि आरोपी लड़के उनके ही मोहल्ले के हैं। युवती ने बदसलूकी की शिकायत पुलिस से की है, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। सूचना पे तत्काल हम लोगों ने उसमें FIR धाराओं में कर ली है और चूंकि वो अज्ञात तहरीर मिली थी तो उसमें जो व्यक्ति इन्वॉल्व है उसके बारे में छानबीन की जा रही है और आसपास के फुटेज देखे जा रहे हैं। जो भी होगा और जो भी साक्ष्य हमें इन्वेस्टिगेशन में मिलेगा उसके हिसाब से इसका निस्तारण करेंगे। मुरादाबाद की घटना ने धर्म के ठेकेदारों को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। गैर मजहब के लड़के से बात करने पर एक बेटी से अभद्रता करना ये संकुचित मानसिकता को दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यूं तो राजस्थान के मौसम का मिजाज गर्म रहता है, लेकिन फिलहाल राजस्थान सांप्रदायिक आग में सुलग रहा है। उदयपुर के बाद चूरू में तनाव की स्थिति बनी हुई है। तनाव की यह चिंगारी कल सुलगी जब वाल्मीकि समाज की धार्मिक यात्रा निकल रही थी, लेकिन जैसे ही यात्रा मस्जिद के पास से गुजरी, बताया जा रहा है कि एक समुदाय विशेष ने पहले यात्रा को रोका और फिर मारपीट भी की गई। सवाल उठ रहे हैं कि क्या चूरू की चिंगारी भी योगी मॉडल से शांत होगी? एक रिपोर्ट देखिए। आधी रात को विरोध प्रदर्शन की आग चूरू को हिंसा की लपटों की लपेट में ले सकती थी। ये तस्वीरें चूरू के सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र की हैं, जहां देर रात भीड़ सड़कों पर उतर आई। भीड़ ने जय श्री राम के नारे बुलंद किए। कल रात को सरदार शहर में हुए बवाल का असर आज भी शहर में नजर आया। एक तरफ सफाई कर्मचारी हड़ताल पर गए तो दूसरी तरफ महिलाओं ने धरना प्रदर्शन से सड़कों को जाम कर दिया। कल रात की घटना के विरोध में आज पूरा सरदार शहर बंद रहा। सरदार शहर में गुस्से की चिंगारी कल सुलगी जब वाल्मीकि समुदाय के लोग पैदल मार्च कर रामदेवरा जा रहे थे। डीजे की धुन के साथ जैसे ही ये यात्रा एक मस्जिद के पास से गुजर रही थी तो समुदाय विशेष के लोगों ने वाल्मीकि समाज के लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया। दोनों तरफ बहस होती रही। आरोप है कि समुदाय विशेष के लोगों ने डीजे को नुकसान पहुंचाया और वाल्मीकि समुदाय के लोगों को भी पीटा। सफाई कर्मचारी आज इसलिए रोष में है
कि कल की जो घटना घटी है, हम आज सफाई का बहिष्कार करते हैं और आज सफाई निकले। आगे का आंदोलन अभी हिंदू भी सुप्रसिद्ध धारा सभी संगठन आएंगे, सर्व समाज की बैठक होगी, उसमें तो निर्णय लिया जाएगा। हम उनके साथ है और ये हिंदुत्व की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरदार साहब में पहली बार है सब। वाल्मीकि समुदाय के साथ पिटाई और बदसलूकी के बाद हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने हिंदूवादी संगठनों के साथ बैठक की। सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर प्रदर्शन को बंद कराया। पुलिस अब तक 3 लोगों को हिरासत में ले चुकी है। सीसीटीवी खंगालकर अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। चूरू जिले के सरदार शहर में 2 समुदायों के बीच बड़ा विवाद करीब 18 घंटे बाद शांत हुआ। विभिन्न हिंदू संगठनों की मांग यही थी कि जो आरोपी है जिन्होंने डीजे के साथ तोड़फोड़ की और पैदल यात्रियों के साथ मारपीट की, उनको गिरफ्तार किया जाए। क्या चूरू की चिंगारी को बुझाने के लिए राजस्थान सरकार योगी और मोहन मॉडल पर आगे बढ़ने जा रही है? दोनों जगह इसी तरह की घटना हुई थी और अंजाम बुलडोजर एक्शन तक पहुंचा था। पहली तस्वीर यूपी के बरेली की है, जहां पिछले महीने मुहर्रम के दौरान पथराव की घटना हुई थी। प्रशासन ने आरोपियों के घर को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया। वहीं दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के शाजापुर की है, जहां जनवरी में कीर्तन यात्रा पर कुछ लोगों ने पथराव किया था। स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। प्रशासन ने आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाया था। जिस तरह बाबा के बुलडोजर एक्शन को दूसरी बीजेपी शासित राज्यों में भी जमीन पर उतारा गया, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या चूरू में कार्रवाई की असली पिक्चर आनी बाकी है, ताकि कोई भी दंगाई माहौल बिगाड़ने की हिमाकत न कर सके। मनोज कुमार प्रजापति, जी मीडिया, चूरू। और आइए देशहित में बढ़ते हैं आगे। क्या योगी के डुप्लीकेट से विपक्ष को डर लगता है? जी हां, सही सुना आपने। और यह सुनकर आपके मन में भी यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या सियासत में सीएम योगी का कोई डुप्लीकेट आ गया है? सीएम योगी के डुप्लीकेट की यह थ्योरी न तो हमने दी है और ना ही बीजेपी ने। यह थ्योरी खुद विपक्ष ने दी है। तो कौन है सीएम योगी का डुप्लीकेट और क्यों विपक्ष को यह डुप्लीकेट डरा रहा है? यह रिपोर्ट देखिए। मियां मुसलमान মানুষেনে গোটে অসম লবই আমিও লব নিদিও হৈ গল। तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। पहले मियां भूमि पर ब्रेक की शपथ, फिर डेमोग्राफी पर शपथ पत्र का ऐलान। और अब नमाज ब्रेक पर चला चाबुक। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के ये वो ऐलान है जिन्होंने सियासत में घमासान मचा दिया है। हिमंता हिंदुत्व के ये तीर भले ही पूर्वोत्तर से चला रहे हों, लेकिन सियासी असर देशव्यापी हो रहा है। हिमंता सीएम योगी के साथ उस कतार में नजर आने लगे हैं जिनके बयान चर्चाओं की दशा और दिशा तय करने लगे हैं। विपक्ष हिमंता के बयानों की आलोचना कर रहा है, लेकिन साथ ही उनकी तुलना सीएम योगी से करने लगा है। जो आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया। फिर तेजस्वी ने हिमंता पर अपने इसी बयान को पोस्ट कर हिमंता को दोबारा योगी का चाइनीज वर्जन बताया है। झारखंड चुनाव की तैयारियों में व्यस्त हिमंता ने तेजस्वी के बयान को भाव नहीं दिया, लेकिन बीजेपी ने तेजस्वी के बयान को पूर्वोत्तर का अपमान बता दिया। कौन क्या बयान देते हैं उससे थोड़े हमारा काम रुकेगा। हमारा काम तो सरायवती आगे ही जाना है। बार बार इंडी अलायंस किस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के लोगों का अपमान करती है? क्या ये संविधान बचाओ है? क्या ये मोहब्बत की दुकान है या ये नफरत का सामान और अपमान की पहचान है? दरअसल हिमंता की हिंदुत्व वाली राजनीति ने विपक्ष की चुनौती बढ़ा दी है। हिमंता शर्मा सीएम के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी के चाणक्य हैं और संगठन में भी उनकी मजबूत पैठ मानी जाती है। यानी जैसे जैसे हिमंता का उभार होता रहेगा, विपक्ष की चुनौती बढ़ती जाएगी और यही वजह है कि ना चाहकर भी विपक्ष हिमंता पर बयान देने को मजबूर है। वो जितना चाहे चीख चिल्ला लें, देश तो संविधान से ही चलेगा।
हिमंता बिस्वा शर्मा को लगता है कि इतना चीखने चिल्लाने से संघ उनको अपना मान लेगा। आज मुख्यमंत्री बना दिया, इसका मतलब नहीं कि वो इनको अपना मानते हैं, इन्हें वो अपना कभी नहीं मानेंगे। यूपी में पहले से सीएम योगी ने हिंदुत्व की ऐसी लकीर खींच दी है। बुलडोजर एक्शन से लेकर लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम योगी के पैटर्न को बीजेपी शासित राज्यों में फॉलो किया जा रहा है। लेकिन मियां भूमि, व्हाइट पेपर और नमाज पर ब्रेक लगाकर हिमंता ने जो लाइन खींची वो सीएम योगी के सबसे करीब नजर आने लगे हैं। शायद यही वजह है कि हिमंता की आलोचना में भी विपक्ष उनके तार सीएम योगी से जोड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और तारीख पर तारीख वाला डायलॉग तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन कोलकाता कांड में अब चिट्ठी पर चिट्ठी वाला सियासी खेला भी शुरू हो चुका है। 8 दिन के भीतर ममता दीदी ने 7 लोक कल्याण मार्ग में दूसरी चिट्ठी भेज दी है। दीदी के इस लेटर पॉलिटिक्स पर संग्राम मचा हुआ है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। कोलकाता कांड में जिन ममता सरकार की भूमिका सवालों में है, वही ममता दीदी मशाल लेकर इंसाफ की मांग कर रही है, जिसमें इंसाफ की मांग कम और केंद्रीय एजेंसियों को धमकी ज्यादा नजर आ रही है। আমরা বিচার চাই, আমরা দোষী ব্যক্তির শাস্তি চাই, ফাঁসি চাই। আর দোষী ব্যক্তি যাতে ফাঁসি না হয়, ওরা কিন্তু আন্দোলনটাকে চক্রান্তের খেলায় নেমেছে, বাংলাকে বদনাম করার খেলায় নেমেছে। और कल दीदी ने शब्दों के जो बाण मंच से छोड़े थे, आज उन्हीं को शब्दों में पिरोकर दिल्ली पोस्ट कर दिया। कोलकाता कांड पर ममता दीदी ने खता कबूल न की हो, लेकिन खत जरूर लिख दिया। सीएम ममता बनर्जी ने जो खत पीएम मोदी को लिखा, उसका लब्बो लुबाब कुछ इस तरह है। रेप, हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर केंद्र सरकार कड़ा कानून बनाए। इस कानून में तय वक्त में केस खत्म होने का प्रावधान होना चाहिए। देश में रोज 90 रेप हो रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना चाहिए। ये 8 दिनों के भीतर दूसरी चिट्ठी है जो कोलकाता के नबन्ना से दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंची है। पीएमओ की तरफ से पहली चिट्ठी का जवाब न मिलने का जिक्र भी दीदी ने दूसरे खत में किया। पीएमओ ने भले ही चिट्ठी का जवाब ना दिया हो, लेकिन पीएम मोदी ने आज खुद मंच से महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बड़ी बात कही। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। साथियों, मुझे विश्वास है कि यहां जो विमर्श होगा उससे देश के लिए बहुमूल्य समाधान निकलेंगे। हालांकि सीएम ममता बनर्जी की पहली चिट्ठी का जवाब केंद्र सरकार की ओर से महिला विकास और परिवार कल्याण मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दिया था, जिसमें कहा गया बंगाल में कुल 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू किए गए, लेकिन उनमें अधिकतर बंद हैं। बंगाल में पॉक्सो के पेंडिंग केस को लेकर सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। महिला और बच्चों के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन अब तक शुरू नहीं हुई। महिलाओं से जुड़ी हिंसा में पीड़ितों को तुरंत सहायता नहीं दी जा रही है। इन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर बीजेपी दीदी सरकार पर जवाबी पलटवार कर रही है और चिट्ठी को नाकामी छिपाने का जरिया बता रही है। तो चोरी और सीना जोड़ी वही काम कर रही है। उनके चेहरे पर इतना कालिख लगा है, दाग है बेटी के गैंगरेप का। इस प्रदर्शन से वो कालिख मिटने वाला है। ममता दीदी चिट्ठीबाजी करने से, धरना देने से, प्रोटेस्ट मार्च करने से जो है वो गुनाहगारों पर जो संदेश दे रही हैं, और गुनाहगारों को जो है वो सजा का संदेश नहीं दे रही हैं, बल्कि जो है उनकी सुरक्षा का संदेश दे रही हैं। इस जघन्य हत्याकांड पर शुरू हुई डर्टी पॉलिटिक्स ने डॉक्टर बिटिया के लिए जस्टिस की आवाज को कमजोर कर दिया है। जिन लोगों ने इंसाफ की मांग को बुलंद किया था, अब उन्हें डर है कि कहीं इंसाफ की लड़ाई बंगाल सियासत की लड़ाई न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में भले ही चुनाव अगले साल हो, लेकिन यहां सियासी बयार हमेशा तेज रहती है, और इस बार चर्चा के केंद्र में है खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान। जो चिराग विपरीत परिस्थितियों में भी एनडीए का हिस्सा रहे, क्या उन्हीं चिराग पासवान का एनडीए से मोह भंग हो गया है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। पहले चाचा पशुपति पारस और फिर भतीजे चिराग पासवान ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। रिश्ता भले ही चाचा भतीजे का हो, लेकिन दोनों के बीच खाई काफी गहरी।
इसलिए इन तस्वीरों के मायने बिहार चुनाव तक तलाशे जा रहे हैं। पूछा जा रहा है, गठबंधन के मयान में दो सियासी तलवार एक साथ कैसे रहेंगी? इन सियासी सवालों को सुलगाकर आरजेडी ने पहले चिराग गुट में सांसदों की टूट का दावा ठोका। आज खुद तेजस्वी यादव ने कैमरे पर आकर पन्ने पलटे और पुराने जख्मों पर नमक छिड़का, साथ ही एनडीए में दूरी बढ़ाने की कोशिश भी की। रामविलास जी की लोक जनशक्ति पार्टी जो बंगला छाप था उसको तोड़ने का काम किया। क्या विपक्ष के लोगों ने इनकी पार्टी को दो टुकड़ों में किया? क्या विपक्ष के लोगों ने इनके बंगले को छीना? चाहे चुनाव सिंबल हो या जहां रामविलास पासवान जी स्वर्गीय रहते थे, क्या उस बंगले को भी छीना? क्या विपक्ष के लोगों ने रामविलास पासवान जी की मूर्ति को रोड पर गिरवाने का काम करवाया? क्या विपक्ष के लोगों ने जो चिराग पासवान के एक एमएलए थे उनको जदयू में शामिल करवाया? एक तरफ विपक्ष एलजेपी में फिर से टूट की भविष्यवाणी कर रहा है, तो दूसरी तरफ पिछले कुछ दिनों से चिराग के फैसलों ने भी चौंकाने का काम किया है। पिछले 80 दिनों में चिराग के 4 कदम केंद्र सरकार के विपरीत चले हैं। जातिगत जनगणना का समर्थन किया, लेटरल एंट्री का मुखर होकर विरोध किया, भारत बंद को समर्थन दिया और वक्फ बोर्ड विधेयक पर स्टैंड साफ नहीं किया। जिसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि क्या चिराग पासवान एनडीए से अलग होने जा रहे हैं। खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग के तेवरों ने सियासी पंडितों में नई बहस छेड़ दी। हालांकि जी न्यूज के मंच एक भारत श्रेष्ठ भारत पर पहुंचे चिराग पासवान ने इन अटकलों पर ब्रेक लगाने की कोशिश की। ऐसे में लेटरल एंट्री का जो आपने जिक्र किया, ये बात भी मैंने मेरे प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में दी, मेरे साथ कई और साथियों ने भी उनके संज्ञान में दी और पुनः उन्होंने इस बात को समझा और ये उन्हीं के ही शब्दों में है कि ये रिजर्वेशन की ये व्यवस्था वैसे ही रहेगी जैसे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के वक्त में इसको बनाई गई थी। देखिए, कुछ कमिटमेंट्स मेरी पार्टी के हैं जिनका मैंने जिक्र किया और जो हम लोग की प्रायोरिटीज में हैं। ऐसे में अगर उनकी आवाज हम लोग नहीं बुलंद करेंगे तो कौन करेगा? तो क्या चिराग पासवान केंद्र सरकार के फैसलों के खिलाफ जाकर बिहार विधानसभा के लिए मोल भाव की पिच तैयार कर रहे हैं? क्योंकि इस बार गठबंधन में सीटों के दावेदार ज्यादा हैं। केंद्र सरकार के फैसलों के खिलाफ जाकर भी चिराग की पार्टी आरजेडी को घेरने से नहीं चूक रही। सारी इश्यूज है ना, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो मेन पर्पस होता है ना जनप्रतिनिधियों का, उससे डेविएट करने का। ये सब रूमर्स कहीं से क्रिएट होता है और फिर ये पास होने लगता है, जबकि इसमें कोई बल, कोई मजबूती नहीं है। बिहार में भले ही चुनाव अगले साल हो, लेकिन सियासी सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। पिछले साल से बिहार की सत्ता में जिस तरह गठबंधन टूटे बिखरे, उससे किसी भी तरह की अटकलों को खारिज नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश हित में अब बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने माफिया का ढोल बजाया। माफिया के खिलाफ योगी का मिशन जारी है। अब तक माफिया के खिलाफ बुलडोजर एक्शन होता था, लेकिन अब तो माफिया के खिलाफ ढोल नगाड़े भी बजने लगे। मुख्यमंत्री अगर माफिया पर कार्रवाई करते हैं तो गाजे बाजे के साथ करते हैं, ताकि पूरब से पश्चिम तक माफियाओं को यह संदेश चला जाए कि जो गलत काम करेगा उसका ढोल बजना तय है। ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। यहां कोई जश्न नहीं मन रहा है और ना ही कोई बारात निकल रही है। यहां तो माफिया की बर्बादी का जुलूस निकल रहा है। उत्तर प्रदेश में अब तक आपने माफिया के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखा। माफिया की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलते देखा, लेकिन अब माफिया के खिलाफ ढोल नगाड़ा बजते देखिए। ये तस्वीरें यूपी के आजमगढ़ की हैं, जहां एक माफिया के करीबी बदमाश के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप। ये है ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह। ये यूपी के टॉप 10 माफिया में आता है और पूर्वांचल में इसका दबदबा रहा करता था। ये फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन इसके और इसके करीबियों ने काली कमाई जो संपत्ति बनाई है, अब उस पर शिकंजा कसने लगा है। रूप सिंह उर्फ कुंटू सिंह का सहयोगी है के द्वारा अपराध में अवैध धन से अर्जित कर अपने नाम ग्राम कसला आइमा स्थित गाटा संख्या 81/0.083 हेक्टेयर भूमि में बतौर बैनामा क्रय किया गया है। आजमगढ़ पुलिस ने माफिया कुंटू सिंह के सहयोगी ब्रजेश यादव और उसके पिता मेवालाल यादव की
75 लाख की जमीन को कुर्क कर दिया। कुर्की करने के लिए पुलिस की टीम बाकायदा ढोल नगाड़ा लेकर पहुंची थी। गुड्डू सिंह के सहयोगी ब्रजेश यादव और उनके पिता मेजबाला यादव की अवैध तरीके से कमाई हुई प्रॉपर्टी को गैंगस्टर की धारा 14 के अंतर्गत कुर्क किया गया है। इसकी टोटल रकबा लगभग 20.5 हिस्सा है और जिसका बाजार मूल्य लगभग 75 लाख रुपए है। मुनादी कराने के साथ जमीन पर बोर्ड भी लगा दिया गया है। चूंकि यहाँ जमीन खाली है, कोई बिल्डिंग नहीं है, इसीलिए यहाँ बुलडोजर नहीं चला। यूपी के एक और शहर में पुलिस ने माफिया का बैंड बजाया है। माफिया मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उसके गुर्गे अभी भी जिंदा हैं और उनकी कब्जाई अवैध संपत्ति भी बरकरार है। मुख्तार अंसारी के करीबी अफजाल की संपत्ति पर कब्जा करने पुलिस की टीम ढोल नगाड़े के साथ पहुंची। यह जमीन अफजाल के द्वारा अवैध रूप से जबरदस्ती से कब्जा कर संपत्ति बनाई गई है, जो गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) में कुर्क की गई है। यह जमीन सरकार द्वारा कुर्क कर ली गई है। ये अफजाल मुख्तार अंसारी का भाई नहीं, बल्कि उसके गैंग का सदस्य है। अफजाल की 2 संपत्तियों को सरकार ने जब्त किया है, जिनकी कुल कीमत 2 करोड़ 70 लाख रुपए है। इससे पहले फतेहपुर के माफिया हाजी रजा की संपत्तियों पर भी बाबा का बुलडोजर खूब गरजा था। हत्या, लूट और फिरौती जैसे गंभीर अपराधों से खड़ी की गई इमारत को बुलडोजर चंद सेकंड में जमींदोज कर दिया था। D69 गैंग के लीडर माफिया हाजी रजा और उसके साथियों की संपत्ति की जांच की जा रही है। जहां जहां हाजी रजा ने अवैध संपत्ति खड़ी कर ली है, अब उसे ढूंढा जा रहा है, जिसके बाद उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन शुरू होगा। पूर्व यहाँ पर D69 का गैंग का जो सरगना है कुख्यात माफिया हाजी रजा, उसका जो मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स था, उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कंप्लीट की गई है। इसी क्रम में जो गैंगस्टर एक्ट के प्रावधान हैं, उसके अंतर्गत उनकी समस्त संपत्तियों की जांच की जा रही है। हाजी रजा ने मुंबई से लेकर उत्तराखंड और आसपास के जिलों में अवैध संपत्ति बनाई है, जिसे योगी सरकार ढूंढ रही है। पूरब से लेकर पश्चिमी यूपी तक योगी की माफिया विरोधी मुहिम चालू है। योगी आदित्यनाथ यूपी में माफिया की बैंड बजा रहे हैं, सरेआम माफिया के इज्जत की बारात निकाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कहते हैं कि अगर कोई बड़ा काम बिना बाधा के पूरा हो जाए तो यह किसी परीक्षा को पास करने से कम नहीं होता। पिछले साल तक उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षा में पेपर लीक खूब हुए हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौती थी कि यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा बिना पेपर लीक और बिना किसी विवाद के पूरी हो जाए। 5 दिनों तक चली परीक्षा में किसी भी सेंटर से पेपर लीक की शिकायत नहीं आई है। योगी आदित्यनाथ ने एक साथ युवाओं से किया वादा भी पूरा कर दिया और विरोधियों की बोलती भी बंद कर दी। देश और विश्व की सबसे बड़ी पुलिस की परीक्षा है, जिसको सकुशल संपन्न कराने में हम लोग सफल हुए हैं। 67 जिले, 60,000 पद, 40 लाख परीक्षार्थी, दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा। योगी सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा बिना बाधा के पूरी करवा दी और इसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने भी एक बड़ी परीक्षा पास कर ली है। यूपी में सिपाही बनने के लिए 8 दिनों के दौरान करीब 40 लाख अभ्यर्थी राज्य के अलग अलग शहरों में आयोजित परीक्षा में शामिल हुए। योगी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती इस एग्जाम को बिना पेपर लीक, बिना नकल के कराने की थी, क्योंकि पिछली बार जब पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई थी तो पेपर ही लीक हो गया था। साल की शुरुआत में ही 3 परीक्षा का पेपर लीक होना यूपी सरकार के लिए एक बड़ा झटका था। कांग्रेस और एसपी ने पेपर लीक को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से वादा किया था कि वो अगली बार पूरी पारदर्शिता के साथ सिपाही भर्ती करवाएंगे। अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत
बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, और कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए। दोबारा 40 लाख अभ्यर्थियों के लिए एग्जाम कराने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया और हर छोटी से छोटी चीजों का ख्याल रखा गया। हर एग्जाम सेंटर की सीसीटीवी से निगरानी की गई। परीक्षा केंद्र पर सब इंस्पेक्टर से एसपी स्तर तक के अधिकारी को पर्यवेक्षक बनाया गया। हर जिले में एक कंट्रोल सेंटर बनाया गया जहां से सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जा रही थी। पेपर लीक को रोकने के लिए पुलिस एग्जाम सेंटर के आसपास के होटलों और लॉज की भी निगरानी कर रही थी। सिपाही भर्ती में नकल और पेपर लीक को लेकर सीएम योगी ने जीरो टॉलरेंस का आदेश दिया था। योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर को यूपी पुलिस ने भी बखूबी अंजाम तक पहुंचाया। 23 अगस्त से शुरू हुई परीक्षा 5 दिनों तक चली और आखिरी दिन तो यूपी पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार खुद लखनऊ के एग्जाम सेंटर पर पहुंचे, जहां उन्होंने एग्जाम सेंटर पर तैयारियों को परखा। देश और विश्व की सबसे बड़ी पुलिस की परीक्षा है, जिसको सकुशल संपन्न कराने में हम लोग सफल हुए हैं। और जैसा कि सरकार का संकल्प है कि कोई भी भर्ती सुचितापूर्ण तरीके से हो और सिर्फ मेधावी छात्र ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बाद विभिन्न नौकरियों में लिए जाएं। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने विशेष बसों का इंतजाम भी किया था, जिसकी वजह से परीक्षार्थियों को ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। इसमें कोई दो राय नहीं कि इतने बड़े लेवल पर परीक्षा का आयोजन बिना किसी व्यवधान के कराना योगी सरकार के लिए बड़ी सफलता है। बिना पेपर लीक के सिपाही भर्ती परीक्षा कराकर योगी ने विपक्ष के हाथ से भी मुद्दा छीन लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए देशहित में बढ़ते हैं आगे। यूपी का सबसे बड़ा दहशतगर्द पिछले 2 महीनों से बहराइच के लोगों का सुख चैन सब छीन चुका है। अब उसे पकड़ने के लिए कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं। भेड़ियों के सरदार पर शिकंजा कसने के लिए खास रणनीति बनाई गई है। खुद गांव वाले भी रेस्क्यू टीम की मदद के लिए आगे आ गए हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी स्पेशल रिपोर्ट। मिशन अल्फा। अब पकड़ में आएगा लंगड़ा, यानी भेड़ियों का वो सरदार जिसने कई गांव की नींद हराम कर दी। बहराइच में लोगों की नींद उड़ा दी, सुख चैन छीन लिया। वहां रात को चैन से सोने का मतलब मौत को दावत देने जैसा है। दिवाली या किसी जश्न में फोड़े जाने वाले पटाखे अब दहशत दूर करने में काम आ रहे हैं। रात होते ही बहराइच के करीब 35 गांव में आदमखोर भेड़ियों की ऐसी दहशत फैल जाती है कि गांव वाले रात भर जागकर अपनी और अपने परिवार की हिफाजत करने के लिए हाथ में लाठी थामे निगरानी कर रहे हैं। कोशिश होती है कि आदमखोर भेड़ियों को उनके गांव से दूर रखा जा सके और इसलिए वहां पटाखों के शोर से दहशत को दूर करने की कोशिश हो रही है। बहराइच के इन गांवों में चैन से सोने वाले लोगों की नींद इसलिए भी हराम हो चुकी है क्योंकि आदमखोर भेड़ियों के हमले में अब तक 8 बच्चे और एक महिला की मौत हो चुकी है, जबकि 30 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। जिसके बाद रात में लाठी लेकर लोग झुंड में निकलते हैं और भेड़ियों की तलाश में जुट जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में ग्रामीण हाथों में लाठी डंडे लेकर के जाग रहे हैं और देखिए पूरे सुरक्षा प्रहरी की भूमिका निभा रहे हैं। हमारे यहाँ पे सभी ग्रामों में टीम बना दी गई है। गांव के लोग और जो अधिकारी कर्मचारी सब लगे हुए हैं, पुलिस के लोग। ये दिन भर और दिन रात दोनों
पहरेदारी करते हैं ताकि कोई हमला दोबारा ना होने पाए। बताया जा रहा है कि पिछले 2 महीने से आदमखोर भेड़ियों ने यहां आतंक मचाया है, जिसकी वजह से वो अब दिन में भी डर के साए में रहते हैं। जानवर के लिए हम लोग परेशान हैं बहुत ज्यादा, इसलिए करो हम लोग डंडा लाठी लेके गांव की सुरक्षा के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 3-4 दिन पहले एक बच्चे को उठा लिया, लेकिन हम लोगों ने दौड़ करके उसको बचाया किसी तरह, और तब से मतलब उसका आतंक मतलब दिल पे। पूरी रात भर लोग जाग के सबके घर पे जाते हैं, बच्चे रहते हैं उनको अंदर करवाते हैं, बड़ों को भी समझाते हैं सब लोग घर के अंदर रहें, बाहर ना सोए, मतलब भेड़िए से बचे रहें, मतलब, और पूरी रात जागरूकता अभियान फैलाते रहते हैं। बहराइच के गांव में आदमखोर भेड़ियों की दहशत कितनी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात करना पड़ा है। यहाँ पे मेरी ड्यूटी लगी हुई है, तो ये देख रहे हैं कोई बाहर न सोए, जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो। सभी भेड़िए का आतंक है और कोई मतलब रात में इधर उधर ना टहले। बताया ये भी जा रहा है कि इन भेड़ियों का सरदार एक लंगड़ा भेड़िया है जो बेहद खतरनाक है, यही अल्फा भी है। नट्टी सफेद भी है पीछे का, जो है सियार से बड़ा भी है, चितकबला है और दहाड़ मारता है जैसे कि हड्डा कड़कड़ा रहा है। ठीक ठीक। फिर ऐसे ही दोनों पेड़ के बीच में के श्यामर के तरफ जाए के उसी श्यामर के इसी पार से गन्ना में मुड़ गया है। ठीक ठीक ठीक। इस बीच एक भेड़िए को पकड़ने का वीडियो सामने आया, जिसमें दिखा कि जाल में फंसे एक भेड़िए को कुछ लोग पैरों में दबाए हुए थे। बताया गया कि इसे वन विभाग की टीम को दे दिया गया है। बहराइच के इन गांवों में वन विभाग की टीम भी लोगों के साथ इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश में जुटी है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, कड़ा पहरा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से 4 भेड़ियों को पकड़ भी लिया गया, लेकिन अब भी कुछ भेड़िए पकड़ से दूर हैं। बहराइच से राजीव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अगली खबर है महाकाल की नगरी उज्जैन से। यहां क्षिप्रा नदी का तट रामघाट चर्चाओं में है। दावा किया जा रहा है कि इस तट पर श्रद्धालु महिलाओं की तस्वीरें ली जाती हैं और आरोपों के घेरे में घाट पर बनी एक मस्जिद है। क्या है यह पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। सोशल मीडिया पर आपने इन तस्वीरों को जरूर देखा होगा। दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें उज्जैन की क्षिप्रा नदी की हैं। इसी नदी के रामघाट पर हिंदू महिला श्रद्धालुओं की आपत्तिजनक तस्वीरें ली जाती हैं। जी न्यूज सच की पड़ताल में उज्जैन पहुंचा। जिस मस्जिद के सीसीटीवी के जरिए तस्वीरें कैद करने का आरोप है, वहीं जी न्यूज पहुंचा। मस्जिद और दरगाह में लगे एक सीसीटीवी को जी न्यूज संवाददाता ने देखा, जहां से रामघाट का एक एक कोना नजर आता है। यहाँ पर जो सीसीटीवी लगे हुए हैं अलग अलग एंगल के मस्जिद के, उन सीसीटीवी का जो है वो दुरुपयोग किया जा रहा है। उन सीसीटीवी की जो फुटेज है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाती है। जी न्यूज ने रामघाट में स्नान करने आए श्रद्धालुओं से भी बात की। जो बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, वही डर इन श्रद्धालुओं के मन में घर कर गया है। ऐसा लगता है कि कोई वीडियो बना रहा है या ऐसा कुछ, मतलब इसलिए हम थोड़ा नहाते नहीं है, थोड़ा ध्यान रख के नहाते हैं। नहीं, यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है, ना चेंजिंग रूम है। यहाँ पे प्रशासन को, पुलिस को मतलब सुविधा देनी चाहिए कपड़े चेंजिंग रूम के लिए। हालांकि दरगाह कमेटी महिला श्रद्धालुओं की तस्वीरें खींचने और वीडियो बनाने के आरोपों को खारिज कर रही है। बुलडोजर के खौफ में मंदिर को वैध बताने की दलील भी दे रही है। ये उन लोगों का कहना झूठा। हमारे जो कैमरे हैं वो हमारी परिसर के अंदर हैं, ना कि घाट पर है। घाट पर जो कैमरे लगे हैं वो शासन प्रशासन। कैमरा बाहर भी लगा हुआ है, दरगाह पे लगा हुआ है। दरगाह कमेटी भले ही आरोपों को खारिज कर रही हो, लेकिन लोगों के मन में जो डर है उसे दूर करने के लिए प्रशासन को सच की पड़ताल जरूर करनी चाहिए, क्योंकि सवाल महिला सुरक्षा और निजता का है। राहुल सिंह राठौर, उज्जैन, जी मीडिया। और भारत की तरंग से पाकिस्तान दहशत में है। इस तरंग का पूरा नाम है तरंग शक्ति। भारत का कई देशों के साथ मिलकर युद्धाभ्यास। ये युद्धाभ्यास चीन सीमा के नजदीक हो रहा है। राजस्थान के जोधपुर में भारत समेत 8 देशों की वायुसेना अपने लड़ाकू विमानों के साथ युद्ध कौशल को दिखाएगी। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएई की वायुसेना अपने लड़ाकू विमानों के साथ जोधपुर में आई है। देखिए तरंग शक्ति की एक झलक।
और इसी के साथ देश हित में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।